लो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? नींद आ रही है? नींद आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है कि नींद आ रही है? टॉपिक भी ऐसा ही है, मतलब पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। बचा के रखो नींद, क्लास में सोना है अभी, है ना। हाँ, वो तो हो गया था लास्ट क्लास में। आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली फील आनी है, और आज तो ज्योग्राफी वाली फील भी आनी है तुम्हें। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो दिख रहा है, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है हमारा प्यारा गोला अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। तो अब अर्थ में अगर देखें तो दो पार्ट हैं, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ये जो 0 से 10 का बीच का है, 10-11 किलोमीटर तक, ये ट्रोपोस्फियर है। ये ट्रोपोस्फियर है। और इसके बाद 10 से लेकर के 50 तक का जो है, ये स्ट्रेटोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इनमें जो प्रेजेंट पॉल्यूशन है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में, इनमें प्रेजेंट पॉल्यूशन को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले कि ट्रोपोस्फियर में 0 से लेकर के 11 किलोमीटर हाइट तक जाएं तो कैसा पॉल्यूशन होगा। तो ट्रोपोस्फियर में जो पॉल्यूशन है, उसका कारण अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल हैं एयर में। तो जो एयर है, अगर एयर में डस्ट के पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं, अनबर्न कार्बन है, जैसे शहरों में आप देखो तो कई बार डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वो डस्ट और गैसेस ये रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। अब देखिए, मेजर एयर गैस पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन। हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है सल्फर। सल्फर ऑक्सीडाइज होकर के SO2 SO3 बनाएगा, नाइट्रोजन NO2 बनाएगा, NO बनाएगा, N2O3 बनाएगा, N2O5 बनाएगा, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर के, कार्बन के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई भी अगर कंपोनेंट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो फिर वो पॉल्यूटेंट है। देखिए, उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन। अब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो फ्यूल की अगर कंप्लीट बर्निंग नहीं हुई, कंप्लीट बर्निंग ना होने से अनबर्न हाइड्रोकार्बन बनेंगे, और ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये पॉइजनस हैं। ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट। उसके अलावा अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में आता है तो ये भी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा गैसियस पॉल्यूटेंट के अलावा पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स या सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में जैसे डस्ट, ठीक है। तो अगर कोई मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, तो सीमेंट फैक्ट्री से डस्ट निकल रही है, तो वो डस्ट अगर हमारे लंग्स में जाएगी तो ये भी पॉल्यूशन है। तो डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और स्मोग। स्मोग क्या है? स्मोक और फॉग जब मिलते हैं तो बना लेता है स्मोक। तो ये गैसियस पॉल्यूटेंट और पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हो जाएगा पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। और इनमें से कुछ भी अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तो ये पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो, सल्फर कहां से आता है? तो जब भी पेट्रोल हम बर्न करते हैं ना, तो पेट्रोल में ही सल्फर प्रेजेंट होता है। तो जब पेट्रोल में का हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, उसके साथ साथ सल्फर भी बर्न होता है। सल्फर बर्न होकर के बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके SO3 बना लेगा।
उसके अलावा जो ओजोन है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 में कन्वर्ट कर देगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा जो ये SO3 बन रहा है ये वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। तो सल्फर के ऑक्साइड H2SO4 बनाते हैं और ये सल्फर के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जिनको हम सॉक्स गैसेस भी कहते हैं, तो SO3 कॉमन नेम होता है सॉक्स गैसेस। ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। क्या बेटा? पेट्रोल? क्या मतलब पेट्रोल? अच्छा पेट्रोल में क्या होता है, 8 से लेके 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। C8H18 से लेकर के C10 C12 H26 तक के कार्बन होते हैं। लेकिन बात समझो कि पेट्रोल बनते कैसे हैं। ये फॉसिल फ्यूल है, समझाओगे, समझते होगे ना फॉसिल फ्यूल। अच्छा फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या प्लांट और एनिमल थे, अर्थक्वेक के कारण वो अर्थ के नीचे दब गए। जब नीचे दबे रहे तो इतने हाई प्रेशर में प्लांट से और एनिमल से वाटर स्क्वीज आउट हो गया। क्योंकि देखो एनिमल्स किसके बने होंगे, एनिमल्स और प्लांट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने थे। अब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड लाखों सालों तक मिट्टी के अंदर दबे रहे। जब दबे रहे तो इससे इनका वाटर निकल गया, और जब वाटर निकल गया तो यही कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉसिल फ्यूल, चारकोल में, पेट्रोल में, डीजल में। इसीलिए क्या देखते हैं हम कि जब भी कहीं पर भी ना बेटा, जहां कहीं पर भी पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल तो नहीं निकलता, पेट्रोल तो वन ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होता है। जैसे बॉम्बे हाई है, ठीक है ना, ये अरब कंट्रीज में पेट्रोल निकलता है। तो जहां कहीं पर भी पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल से पहले एक सल्फर की लेयर निकलती है। कि तुम्हें याद होगा प्रोटीन, एनिमल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर भी होता है। तो इसलिए जहां कहीं पर भी पेट्रोल निकलता है उससे पहले सल्फर की एक पूरी लेयर निकलती है। इसीलिए जो पेट्रोल मिलता है उस पेट्रोल में सल्फर मिला हुआ होता है। पेट्रोल में सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है गैस। समझ में आ गया? नाइट्रोजन जो है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और जब इंजन के अंदर नाइट्रोजन की बर्निंग होगी तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NO2 और NO में। पहले NO बनेगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के NO2 बनेगा। ये NO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और HNO2 बना लेगा। HNO2 फर्दर डिकम्पोज हो सकता है और वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कर लेगा। रिएक्ट विद ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, NO2 रिएक्ट विद O3, NO2 प्लस O2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोकार्बन भी पॉल्यूटेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे पॉल्यूटेंट है? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। देखिए इंजन के अंदर अगर हम पेट्रोल की बर्निंग करते हैं तो बर्निंग करते समय अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हुई तो कुछ पेट्रोलियम ऐसा है जो काले धुएं के साथ, कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो बहुत ज्यादा धुआं निकलने के कारण क्या है कि उसमें कुछ अमाउंट में अनबर्न कार्बन भी होता है। तो कंप्लीट बर्निंग हो जाती है तो वो धुआं, वैसा धुआं नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन भी अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है या कैंसर कॉजिंग है। तो अगर फ्यूल की ज्यादा बर्निंग हुई और प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन आएंगे और ये अस्थमा जैसी बीमारियां, कैंसर बीमारियां, लंग से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी होंगी। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन है इनके कारण क्या होता है, प्लांट्स में एजिंग होती है, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, शेडिंग ऑफ लीव्स
फ्लावर एंड ट्विग्स। ठीक है, क्या क्या होगा, एक तो एजिंग होगी प्लांट्स में, दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जो पेड़ सड़क के किनारे लगे होते हैं और एक पेड़ जो घर में लगा होता है, तो आपको हेल्दी प्लांट कहाँ दिखेगा, जो आपके घरों में लगा हुआ है। लेकिन जो सड़क के किनारे लगा हुआ है वो एकदम मुरझाया लगेगा, है ना। उसका रीजन यही कि सड़क के किनारे पेट्रोलियम पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि वो प्लांट्स उतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से बनता है, तो अगर हाइड्रोकार्बन है और इसका कंप्लीट कंबशन किया, जैसे मेथेन है, इसका कंप्लीट कंबशन करें तो ये CO2 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा, यहां पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दिया जाए तो लिमिटेड सप्लाई में ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो इस तरह से बन सकता है, दूसरा अगर डायरेक्ट चारकोल को बर्न किया जा रहा है और ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, कंप्लीट सप्लाई है तो CO2 बनेगा, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इट इज प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन है तो CO2 बनेगा, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मेनली रिलीज्ड बाय एयर इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में अगर इंजन के अंदर फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अदर सोर्स विच प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, कोल या फायरवुड जो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने से भी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती तो वहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था ना, लोग घरों के अंदर ठंड के दिनों में सिगड़ी, सिगड़ी समझते हो, एक चूल्हा टाइप का होता है जहां पे लकड़ियां रखी होती हैं, घरों को गर्म करने के लिए यूज करते थे ठंड के टाइम में। तो लोग घरों के अंदर सिगड़ी जला के सो जाते थे, हीटर नहीं होते थे जब, ठीक है ना। अब क्या होता था, जब सोते थे तो सुबह उठते नहीं थे, वो सोते ही रह जाते थे, ठीक है, लोगों की डेथ हो जाती थी। उसका कारण ये था कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ये लगभग ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 200-300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है। जैसे देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी के दूसरे पार्ट तक कैसे होता है, हीमोग्लोबिन, हम लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के HbO2 ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये ब्लड से होता हुआ सेल्स तक जाता है, सेल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है वो ऐसे रूम में रह रहा है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ये तो लंग्स में बना और सेल में जाके अगेन टूट गया, कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ये स्टेबल है। तो स्टेबल है तो अगर एक बार बन गया तो टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो अब हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर अवेलेबल ही नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाए। तो ऑल्दो रूम में ऑक्सीजन थी, बट हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन था वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, एंड विच फाइनली लीड्स टू डेथ। ठीक है, द ऑक्सीजन डिफिशियंसी रिजल्ट इन हेडेक, वीक आई साइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। तो ये सारी डिसीज हो सकती हैं उस पर्सन को जो जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है। हाँ, तो मर जाएगा तो कहां से उठ पाएगा।
मर भी तो सकता है सर दर्द होने से। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर अगर हो गए नहीं मर जाएगा? मर जाएगा ना। किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, ऑक्सीजन बचा ही नहीं, फिर जिंदा रह पाएगा क्या? थोड़े बहुत में नहीं मरेगा, अगर बहुत रात तक एकदम लगा के ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई तो मर जाएगा फिर। हाँ बेटा, कि मर रहा हूं, पता चलता तो फिर बच नहीं जाता। सो गए तो फिर कहां पता चलना है बेटा, एक बार गहरी नींद आ गई फिर क्या ही पता चलना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एटमॉस्फेयर बाय रिस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? रिस्पिरेशन से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? एक तो एनिमल्स जब ब्रीथ करेंगे तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन में निकलता है, सिंथेसिस जब कंप्लीट कंबशन में CO2 निकलेगा। एक तो हमारी बॉडी के अंदर से CO2 निकल रहा है, दूसरा जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे उससे निकलेगा, दूसरा मेटलर्जिकल प्रोसेस में और सीमेंट बनाते समय लाइमस्टोन यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये सोर्सेस हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब वोल्केनो निकलता है तो वहां पर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फीयर। कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखोगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 0 से 10 किलोमीटर के जो रेंज है वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बिहेव करती है एक ब्लैंकेट की तरह। कैसे ब्लैंकेट की तरह बिहेव करती है? ग्रीन हाउस की तरह। कैसे? जैसे ठंड के दिनों में आप जब कंबल के अंदर चले जाते हो तो बाहर की हीट, बाहर की जो ठंड है वो अंदर तक नहीं पहुंचती, और अंदर की हीट है जो बाहर तक नहीं जाती। तो हम ऐसा करते हैं ना, ठंड के दिनों में कंबल यूज करते हैं, ये ग्रीन हाउस ही है। ऐसा ही इफेक्ट एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। कुछ लोग, किसान क्या करते हैं, एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, शेड बनाते हैं। वो शेड क्या करता है, दिन के टाइम ज्यादा धूप अंदर नहीं आने देता, और रात के टाइम कुछ हीट जो है उसको ट्रैप करके रखता है। तो ग्रीन हाउस के कारण, जिस एरिया में ग्रीन हाउस बनाया है वहां पे प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है। हमारे अर्थ के पास भी एक ऐसा ही ग्रीन हाउस सिस्टम नेचुरली प्रेजेंट है। अर्थ के चारों ओर 0 से 10 किलोमीटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी गैसेस हैं। ये गैसें क्या करती हैं, जब दिन के टाइम सन की लाइट पूरी आ रही थी तो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब कर लेती तो पूरी की पूरी लाइट अर्थ पे नहीं आ पाती, क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ही नहीं होती, गैसेस नहीं होती, तो फिर पूरी की पूरी लाइट अर्थ पे आती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता दिन के टाइम पे, और रात के टाइम जब लाइट नहीं आती तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता। ऐसा नॉर्मली उन ग्रहों के साथ होता है जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ में क्या है, ये रात दिन के टाइम लाइट को पूरा नहीं होने देता, जिससे दिन का टाइम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और जो दिन के टाइम में लाइट को एब्जॉर्ब किया था रात के टाइम उसी को रेडिएट करता है, तो इससे रात के टाइम टेम्परेचर बहुत कम मतलब बहुत कम नहीं हो पाता, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और इसीलिए अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। मान लो किसी दिन ऐसा हो जाए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ही गायब हो जाए, तो फिर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि तब दिन के टाइम पे टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा और रात के टाइम पे टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं? ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर है, उसके अलावा मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये दिन के टाइम पे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं
और रात के टाइम पे उसी लाइट की हीट को रेडिएट बैक करते हैं, जिससे अर्थ का ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? क्या हम आगे चल सकते हैं? अब देखिए, दो टाइप की स्मोक है, एक क्लासिकल स्मोक और एक फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, स्मोक क्या होता है? स्मोक और फोक से मिलकर बनता है। जो क्लासिकल स्मोक है, याद कर सकते हो, क्लासिकल कूल, तो ये कूल वेदर में बनता है। ठीक है, अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठंड के दिनों में। इसमें स्मोक है, फॉग है और SO2 है। क्लासिकल जो स्मोक है, इसमें स्मोक फॉग के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड का बिहेवियर रिड्यूसिंग है, और इसलिए ये जो स्मोक बनता है, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोटोकेमिकल स्मोक। ये वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनता है। इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, और इसलिए ये जो स्मॉग है इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। क्लासिकल कूल, फोटो वार्म, मतलब फोटो धूप में और वार्म में, PW ऐसे याद कर। अब वो दोनों ही डेंजरस है, मतलब ये क्या बात हुई, दोनों ही डेंजरस है। एक ऑक्सीडाइजिंग है, एक रिड्यूसिंग स्मोक है। ठीक है, दोनों ही डेंजरस है। हाँ हाँ, आ रही है। दोनों ही डेंजरस है। एक, हाँ बेटा बोलो, जयपुर आ रही है आवाज बेटा ना। एक एक जो है वो लॉस एंजल्स में देखा गया था, और एक लंदन टाइप है जो लंदन में देखी गई। ठीक है, तो इन्हीं को लंदन और लॉस एंजल्स टाइप भी कहते हैं। अभी तो बहुत सारी जगह बनने लगा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी जगह बनता है। हाँ बेटा बोलो, चले आगे। हाँ, आगे आएगा ऐसे ट्रेन, पहुंचेंगे ऐसे ट्रेन तक भी। फोटोकेमिकल स्मॉग, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, NO2 बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO में कन्वर्ट होता है, NOO3 के साथ NO2 बन जाता है। मेथेन ओजोन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड, उसके अलावा एक्राइल एल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। ये जो है ये इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है क्लासिकल स्मोक का? सल्फर डाइऑक्साइड। और फोटोकेमिकल स्मोक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हैं। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होने के कारण इसका जो बिहेवियर है वो ऑक्सीडाइजिंग है। स्ट्रेटोस्फियर में अगर ओजोन देखो तो ओजोन किस तरह से काम करता है? अल्ट्रावायलेट रीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंटल ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, और ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो O2 के साथ कन्वर्ट हो जाता है O3 में, और इस तरह से O2 और O3 के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। तो ओजोन अर्थ के एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट को आने नहीं देता, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट अर्थ में आ जाती डायरेक्ट, तो वो अगर हमारी स्किन की कांटेक्ट में आए तो स्किन कैंसर हो सकता है, DNA चेंज हो सकते हैं। और अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एक ओजोन की लेयर है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो यूवी रीजन की लाइट सीधे हमारे कांटेक्ट में आ जाती, और अगर सीधे यूवी लाइट के हम कांटेक्ट में आ जाएं तो यहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पिछले 100 ईयर्स में अगर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिविलाइजेशन होने के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा। जब पॉल्यूशन बढ़ा तो हमें जरूरत पड़ी रेफ्रिजरेशन की, तो हमने AC और रेफ्रिजरेटर का यूज करना सीखा। AC और रेफ्रिजरेटर बनाए टू कूल द
टेम्परेचर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हम रेफ्रिजरेटर्स में और एसी में जो गैस भर रहे थे, अगर आप रेफ्रिजरेटर देखें या एसी देखें, कूलिंग सिस्टम अभी तक कैसे वर्क करता है आप देखते हैं। एक यूनिट है जो रूम के अंदर लगी है, एक यूनिट है जो रूम के बाहर लगी है। रूम के बाहर जो यूनिट है वो कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के अंदर बहुत देखोगे आप तो पाइप होती है, उस पाइप से गैस पास करते हैं। जब उस गैस को पास करते हैं तो एक पार्ट जो वायर का है वो ठंडा हो जाता है, दूसरा हॉट हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा से रिलेट करता है ये गैस स्टेट में। पतली पाइप से गैस पास करते हैं तो एक सिरा ठंडा हो जाता है और दूसरा गर्म हो जाता है। तो जो ठंडा वाला यूनिट है वो अंदर लगा देते हैं, गर्म वाली यूनिट बाहर लगा देते हैं। तो जो गैस यूज की जाती थी एसी में, रेफ्रिजरेशन में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। इसका इतना एक्सेस यूज किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अल्ट्रावायलेट के रीजन की लाइट में आया तो ये क्लोरीन रेडिकल बना, और ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन को डिकम्पोज कर देता था। तो क्या देखा गया, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे ये पोलर रीजन पे जाकर डिपॉजिट हुए, और बहुत ज्यादा जगह तो ऐसा हुआ कि एक पूरे एरिया की ओजोन की लेयर ही गायब हो गई। जब ओजोन लेयर गायब हो गई तो अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट सीधे स्किन कांटेक्ट में आने लगी, और अगर वो सीधे स्किन कांटेक्ट में आएगी देन इट विल बी वेरी डेंजरस। तो अब हमने क्या किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बैन कर दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करते हैं। और अब ये देखा गया है कि ओजोन जो होल है उनमें बहुत तेजी से रिकवरी भी हो रही है। ठीक है, तो ओजोन होल कुछ रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, HOCl नाइट्रिक एसिड बनता है मेथेन क्लोरीन के साथ। क्या बेटा? नहीं, अब क्या है, अब एसी के अंदर जो गैस यूज कर रहे थे ना हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी जगह हमने दूसरी गैसेस यूज कर ली हैं जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है, क्या एसी यूज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल एसी यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। क्योंकि अगर शहर में हर कोई एसी यूज करने लगेगा, तुम्हारा रूम तो तुम्हारे घर के अंदर रूम का टेम्परेचर तो सही रहेगा, लेकिन बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जो बाहर रहने वाले, जो बाहर का इकोसिस्टम है, वो इस सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगेगा ना भाई। जो बाहर रहने वाले पक्षी हैं या जो बाहर प्लांट हैं वो उतने हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम के लिए तो हाई टेम्परेचर होना सही नहीं है। ठीक है, तो अवॉइड, और वैसे भी हमें एसी यूज करना अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है, और मेन टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना। क्या क्या बेटा? बॉडी पर तो क्या ही नुकसान होगा, बॉडी का तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पर एटमॉस्फेयर पे तो नुकसान है, और अगर एटमॉस्फेयर पे नुकसान है धीरे धीरे हमें नुकसान करेगा। बॉडी पे ऐसे कोई नुकसान, ऐसे क्या नुकसान? एसिड रेन देखिए क्या है, अगर नॉर्मल जो रेन वाटर है उसका पीएच 5.6 है, और अगर 5.6 से कम पीएच हो जाए तो वो एसिड रेन है। 5.6 पीएच होने का रीजन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वीक एसिड, और इस वीक एसिड के कारण पीएच 5.6 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पीएच 5.6 से भी कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो ये प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे, जो तालाबों में रहने वाली मछलियां हैं उनको अफेक्ट करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर ये लाइम स्टोन से कंबाइन होता है तो कैल्शियम सल्फेट बना देगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइश चेंज, येलोनेस इन ताजमहल। ताजमहल का भी देखो अगर, तो धीरे धीरे जो कलर है वो फीका होता जा रहा है। क्योंकि अगर आगरा में देखें तो ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज से निकलने के जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहे थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर इसके कलर को कम चेंज कर रहे थे, येलोइश चेंज आ रहा था। इसीलिए
आजकल आगरा के आसपास अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। कोई है क्या आगरा से? तुम नहीं गए होगे तुम लोग आगरा? क्यों बेटा, पुणे वाले ताजमहल देखने कभी नहीं गए? कभी किसी को ताजमहल गिफ्ट तो किया ही होगा। लखनऊ वालों, क्या तुमने कभी किसी को ताजमहल गिफ्ट किया है? अभी ऐसा मौका तुम्हें नहीं मिला है। ओके, अब देखो क्या क्या इन्वायरमेंट पे क्या क्या उसके इम्पैक्ट है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, इनसे निकलता है गैस, और उस गैस में सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर वेपर क्लाउड में जाएंगे। अब क्लाउड में गए तो क्या क्या हो सकता है? एसिड रेन H2SO4 नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो अगर ड्राई फॉल आउट होता है, बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश नहीं होने पर भी आप देखते हो कि सुबह सुबह बारिश नहीं होती, उसके बाद भी पौधों के ऊपर कुछ न कुछ पानी की बूंदें रहती हैं। तो अगर ड्राई फॉल आउट हो रहा है तो वो भी एसिडिक होगा। ये पानी अगर प्लांट्स में जाएगा तो प्लांट्स को डैमेज करेगा। अगर एसिडिक फॉग बन रहा है, एसिड रेन हो सकता है या एसिडिक स्नो हो सकती है। अगर एसिडिक स्नो है तो जो पोलर रीजन्स में या जो ठंडी जगहों पे रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशन है, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और ऐसा पानी जब किस पे आएगा? तालाबों पे आएगा, नदियों में आएगा, तो नदियों में रहने वाले जो मछलियां हैं उनको अफेक्ट करेगा। प्लांट, उनके अंदर जो प्लांट्स थे वो उस पर्टिकुलर पीएच पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये वाटर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये था एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है पैथोजेंस। अगर हम शहरों का सीवेज वाला वाटर डायरेक्ट जा करके नदियों में छोड़ दें, जो लोग कानपुर के आसपास, कानपुर वाले हैं क्या? नहीं, कानपुर से कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई है जिसके घर के बाद? दिल्ली वालों, यमुना तो देखा ही होगा, जनकपुरी वालों देखा है या नहीं? तो यमुना नदी का पानी एकदम काला हो चुका है। उसका रीजन क्या है? इस शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट है वो डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया गया है। ठीक है, द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस तो है, इसीलिए नदियों का पानी हमें नहीं पीना चाहिए डायरेक्ट अनट्रीटेड वाटर। उनमें बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जो कि कहां से आ रहे हैं? डोमेस्टिक सीवेज से आ रहे हैं और एनिमल ट्रीटा से आ रहे हैं। यार, घरों के सीवेज को अगर विदाउट ट्रीटमेंट वाटर बॉडी में डाल देंगे और वही वाटर बॉडी का पानी कोई पर्सन यूज करता है पीने के लिए, तो उसकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस चले जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, जो जाकर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पानी के पूरी के ठेले में लेकर के पानी पूरी बेच रहा होता है, उससे तुम बड़े मजे से पानी पूरी खा के आते हो और दूसरे दिन स्टमक पेन होने लगता है, डायरिया हो जाता है। उसका रीजन यही है कि वो जो पानी यूज कर रहे होते हैं, कई बार वो ट्रीटेड वाटर नहीं होता। कोई बिस्लेरी का पानी थोड़ी पिला रहा है वो जो ठेले पे पानी पूरी बेच रहा है। ठीक है, कहीं से भी भर लाता है वो तो नदी वदी से, और वही पानी तुम एकदम नमकीन पानी चटकारे लेके पी रहे होते हो और घर आके बीमार पड़ते हो। तो उसका रीजन ये ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, हाँ, नहीं करना चाहिए, गलत कर। पहले था कभी प्योर, अब थोड़ी उतना प्योर है। सब कुछ जाके उसी में डाल रहे हो। उसमें भी अगर तुम चेक करोगे तो गंगा जल कोई इतना प्योर थोड़ी है, वो तो रिलीजियस वो है कि ठीक है। अब पहले एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो उसमें एक बैक्टीरिया होता था जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया था जो बाकियों को डिस्ट्रॉय कर देता था, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अभी वाटर ऑलरेडी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि अगर तुम उसमें देखोगे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो अब कोई भी नदी का पानी हो इज नो मोर 100% प्योर। ठीक है, इंडिया में तो क्या है यार, कुछ भी पी लेते हैं ना, हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े से
ऐसे ही कैसा मिला पी लिया, कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन वो प्योर नहीं है। द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट डिसीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन, ये तो हो गया है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट, उसके अलावा दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे शहरों का कचरा ले जाके नदियों में डाल दिया, उसमें लीव्स भी होती हैं, ग्रास भी होता है, ट्रेसेस भी हैं, ठीक है, और फाइटो प्लांटन ग्रोथ हो जाता है, जिससे वाटर का पोल्यूशन होता है। तुमने देखा होगा कि अगर पानी, तालाब का पानी, रुका हुआ पानी बहुत गंदा है तो उसमें माइक्रोबैक्टीरिया या एल्गी डेवलप्ड हो जाती है, पूरा पानी ऊपर हरा कलर का एल्गी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उसमें फाइटो प्लांटन ग्रोथ हो जाएगी। अगर लीव्स को, ग्रास को या ट्रेस एड किया जा रहा है तो ये जो वेस्ट है ये बायोडिग्रेडेबल है। ये वेस्ट ऐसे हैं जो कुछ दिन बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे पानी के अंदर। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। अब देखो मेजर वाटर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। एक तो है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया, एनिमल एक्सक्रीटा, पशुओं को जाके न वाटर बॉडी में नहला देते हैं, वहां से भी होता है डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट से कहाँ फेंके, तो ले जाके नदियों में फेंक देते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन का कारण है। इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देखो वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, पहले तो लोग, बहुत सारे लोग वैसे डिसीज से मर जाते थे। मेडिकल साइंस डेवलप हुआ तो लोगों को बीमारियों से बचाया जाने लगा, नई नई वैक्सीन आई तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फूड की जरूरत पड़ी। अब फूड की तो एक लिमिटेड ग्रोथ हो रही थी, तो हमने क्या करना यूज करने के लिए, प्लांट न्यूट्रिएंट। हमने अलग से यूरिया, डीएपी और ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिएंट डाले जिससे कि पैदावार ज्यादा हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर डायरेक्ट कहां पे आ गए, वाटर बॉडीज में आ गए, खेतों से होता हुआ पानी में आ गया और वो काफी दिनों तक एग्जिस्ट करते रहे वाटर बॉडी में, तो ये भी वाटर बॉडी को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा हैवी मेटल्स, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, टेनरी इंडस्ट्रीज हैं जो नदियों के किनारे हैं। अगर आप देखोगे कानपुर जाओगे तो कानपुर में नदी के किनारे बहुत सारी टेनरी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ये चमड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, से बेल्ट बहुत सारे बनते हैं। तो वहां पे उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी था विदाउट ट्रीटमेंट किए नदियों में छोड़ दिया गया, तो उससे हैवी मेटल्स आ गए। उसके अलावा सेडिमेंट्स, सॉइल का इरोजन होता है, इसीलिए आप देखोगे कि बरसात के दिनों में जब वाटर की सप्लाई होती है ना, तो बरसात के दिनों में पानी का कलर थोड़ा सा मटमैला आता है, सेडिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर फिटकरी डालते हैं, फिटकरी डालने पर जो सेडिमेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड, हमने क्या देखा कि यार क्रॉप का प्रोडक्शन इतना इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारे पेस्ट हैं, जैसे चूहे हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, इल्लियां लग जाती हैं जो फूड को खराब कर देते हैं। तो हमने पेस्टिसाइड यूज किया जिससे फूड की, जिससे क्रॉप में ज्यादा पैदावार हो। तो ज्यादा पैदावार, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, उतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें ज्यादा अनाज की जरूरत थी, हमने पेस्टिसाइड यूज किया। लेकिन इन पेस्टिसाइड्स ने फंजाई, वीड्स और इंसेक्ट को तो किल किया ही, साथ में ये हमारे फूड सिस्टम में भी आ गए, और अगर ये फूड सिस्टम में आ गए, फूड में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी तक भी पहुंचेंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अभी देखो उधर चाइना, ये रसिया रोज धमकी दे रहा है यूक्रेन पे कि अभी न्यूक्लियर बम गिरा ही रहा हूं तुम्हारे ऊपर। तो
अभी क्या है, सभी कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनना है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बनना है। तो उसके तो न्यूक्लियर पावर एक तो कहां काम आ रहा है, दूसरे देशों को डराने में। तो भैया अगर हमारे ऊपर हमला किया तो न्यूक्लियर बम मारेंगे, पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे, कहीं पता नहीं चलेगा। जैसे अमेरिका ने किया था कहां पे, सबने सुनी होगी स्टोरी, हिरोशिमा और नागासाकी में। जापान वाले बहुत उछल रहे थे, पूरी दुनिया को बोलते थे पीट के रख देंगे, जापानी जहां जाते थे सबको मारते थे। चाइनीज लोगों को तो दौड़ा दौड़ा के मारा था जापानियों ने। जापान जब पावरफुल हुआ था सबको पीटते थे जापानी जहां भी जाते थे। अमेरिका ने क्या किया, न्यूक्लियर बम बनाया, 2 बम गिराया के बाद हाँ धुआं धुआं कर दिया, पूरा पूरे के पूरे शहर वेपराइज हो गए, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियर पावर बहुत, तो उस टाइम पे अगर जापान के ऊपर नहीं गिराते न्यूक्लियर बम, जापान तो मतलब निपटा ही देता है ना। तो दूसरा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज किया, हमें बहुत ज्यादा चाहिए एनर्जी। आज सबसे पावरफुल वही है जिसके पास एनर्जी के सोर्स ज्यादा है। भैया अमेरिका का है इतना पावरफुल है, अमेरिका पावरफुल इसीलिए है, अमेरिका रसिया क्यों इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी फ्यूल का बहुत सोर्स है। दुबई, हबीबी कम टू दुबई, भैया दुबई में क्यों इतना पैसा है ना, क्यों, क्योंकि उनके पास फ्यूल है, पावर है। पावर तो सभी को चाहिए ना। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, भाभा करके एक सीरीज आई है, देखी तुम लोग, टीवी भी देखते हो नहीं देखते हो, पढ़ते ही रहते हो पूरे टाइम पे। हाँ जमाना हो गया टीवी देखे हुए। अरे अभी एक टीवी सीरीज आई है यार, भाभा करके। हाँ एक पूछ रहा था टीवी सीरीज क्या होती है, बहुत बढ़िया। अरे मिर्जा टीवी क्या होता है, अच्छा तो देर पूछेगा मैं कौन हूं, मैं एलियन हूं कि इसी ग्रह का हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसी गोले से हूं कि दूसरे गोले से आया हूं सर, किताबों के अलावा कुछ देखा ही नहीं सर, किताबों के बाहर भी दुनिया है क्या। चलो तो भैया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत जरूरी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि इससे क्या होगा, न्यूक्लियर प्लांट बनेंगे। तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल निकालते जहां खदानें मिलती है ना, उसके आसपास जाके देखो, प्रॉपर ढंग से अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को नहीं निकाला तो उसकी जंगलों से निकालते हैं, जंगलों के आसपास रहती हैं जानवरी खदानें, वहां के आसपास के आदिवासियों को कभी देखो जाकर के, तो जहां पर रेडियो एक्टिव खदानें हैं उनका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है, वहां के कई पीढ़ियां विकलांग पैदा होती, जैसे अभी हिरोशिमा नागासाकी में यूज किया था रेडियोएक्टिव मटेरियल न्यूक्लियर बम, तो उसके बाद अभी भी लोग वहां पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो ये सभी चीजें माइनिंग जब कर रहे हैं यूरेनियम की, अगर उसकी सही ढंग से माइनिंग ना की जाए, या सोचो माइनिंग में जो लेबर जो जाके वहां काम कर रहे हैं उनको कंपनियों ने अगर प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया सस्ते लेबर के चक्कर में, तो उन पे क्या इंपैक्ट होगा उसका, समझ पा रहे हो मेरी बात। इसके अलावा हीट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और हाई टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर, ठीक है ना, और फिर उसी गर्म पानी को नदियों में जाके सीधा छोड़ देते हैं, और सीधे अगर नदियों में छोड़ दिया गर्म पानी तो नदियों का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो मछली जल की रानी थी वो जल में ही समा जाएगी, फिर बहुत तेजी से मछलियां मरने लगती हैं, केकड़े, क्रैब्स, बहुत सारे जो भी प्लांट्स हैं उसके अंदर एनिमल्स हैं, वो सभी उस हीट में, हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है पटना वालों, समझ पा रहे हो मेरी बात। जनकपुरी वालों, कहां बिजी हो तुम लोग, इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहे हो, सुन रहे हो ना, ये फ्रंट डेस्क वाले दोनों कहीं, कहां बिजी हो यार तुम लोग, आपस में थोड़ा दूर दूर बैठो, जरा दूरी बनाओ, कम से कम 2 फीट की दूरी बनाओ, और थोड़ा सा अलग अलग डेस्क में चले जाओ। तुम दोनों कंटिन्यूस बात कर रहे हो, लगता है पॉल्यूशन पे डिस्कशन चल रहा है क्या।
ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया को कैसे बचाना है। नहीं, दुनिया बचाने की बात तो नहीं हो रही है। चलो फिर, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जिनका वर्ल्ड वॉर के बाद यूज किया। प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1 मेनी नेचुरली अकरिंग केमिकल्स सच एज निकोटिन बाई प्लांटिंग टोबैको प्लांट्स in the crop field were used to pest controlling substance for major crop in agriculture parasites. During World War II, DDT was found to be great use of the control of the malaria and other insect-borne disease. क्या देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? ये देखा कि यार मच्छरों से बहुत लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया गया? DDT. बट प्रॉब्लम ये थी, DDT was put to use in agriculture to control the damage caused by insect, rodent, weeds and various crop disease. इनके लिए DDT यूज किया जाता था, बट DDT का एडवर्स इफेक्ट था और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ने, यूएस ने तो बहुत पहले ही DDT को बैन कर दिया गया था। अगर आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, पहले क्या होता था, मच्छर जब बहुत बढ़ने लगते थे ना, तो नगर निगम वाली गाड़ी आती थी और वो DDT का छिड़काव करते थे। एक टाइम ऐसा आता है ना जब बहुत तेजी से मच्छर मरते हैं, बहुत जगह मलेरिया बीमारी होती। गोरखपुर वालों, अभी सुना था ना तुमने कुछ दिन पहले, एक टाइम आता है, यूपी में तो अक्सर ऐसा होता है, एक टाइम आता है जब बहुत सारी बीमारियां आती हैं, अक्सर न्यूज में रहता है। गोरखपुर में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले। तो एक वेदर होता है जिसपे मच्छर, मलेरिया बहुत तेजी से होता है, तो उस टाइम पे गाड़ियां आती थी, DDT छोड़ते थे। लेकिन अभी DDT को बैन कर दिया गया है क्योंकि DDT हमारे फूड में आ गया था। ठीक है, जो हम फूड खा रहे हैं भाई, प्लांट में गया, सॉइल में गया, सॉइल से हमारे फूड में आ गया, हम रोटी खा रहे हैं और रोटी के साथ साथ DDT भी अंदर जा रहा है। कौन कौन से ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हैं पेस्टिसाइड? एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। उसके अलावा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, ये ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स पेस्टिसाइड्स हैं जिनका यूज किया जाता था। अब देखो, दो टर्म है BOD और COD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या है? देखो, अगर मान लो घरों से निकलने वाले वेस्ट को सीधे नदियों में डाल दिया गया, तो जो घरों से निकल रहा है वेस्ट, बेसिकली वो एक ऑर्गेनिक मैटर है ना। और अगर ये सीवेज का गंदा मलबा, गंदा पानी वाटर बॉडी में डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, देन दिस ऑर्गेनिक मैटर रिक्वायर ऑक्सीजन टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो वो ऑक्सीजन किसकी लेगा? इस पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, उसका यूज कर लेगा ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी किसके लिए? यार ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी पानी के अंदर रहने वाली मछलियों के लिए। लेकिन उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कौन कर गया? ऑर्गेनिक मैटर। तो फिर ये मछलियां रहेंगी या बच जाएंगी? बचेंगी क्या ये मछलियां? पटना वालों, मछली बचेगी क्या? फिर मछलियां किसके लिए थी? खाने के लिए, गुड। और लेकिन वो मछलियां बचेंगी नहीं तो तुम्हारा जायका तो खत्म हो जाएगा ना फिर। क्यों? पटना में कौन बैठा है ये आगे? नहीं रहेंगी, फिर बचेंगी नहीं, तो तुम्हारी जो प्लेट है वो बिना मछली के प्लेट अच्छी लगेगी क्या? तो पोल्यूशन रोको, रांची वालों, पोल्यूशन रोको। हाँ, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर को सीधा डाल दिया जाए, तो जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, जो थी मछलियों के लिए, ये ऑर्गेनिक मैटर इसको यूज कर लेगा, मछली बेचारी मर जाएगी। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको अगर हम माइक्रोबैक्टीरिया को यूज करते हुए
ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है किससे? इससे माइक्रोबैक्टीरिया से। तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करें बाय यूज ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, और उसके लिए जितनी ऑक्सीजन लगेगी दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर किसी केमिकल को यूज करके इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट ऑर्गेनिक मैटर रिक्वायर सम ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। माइक्रोबैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक या किसी भी कंपाउंड से, केमिकल कंपाउंड से ऑर्गेनिक मैटर जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 से इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया to break down organic matter present in certain volume of sample of water is called biochemical oxygen demand। इस वाटर बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोबैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज करने के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन। और आपने कहा नहीं सर हम माइक्रोबैक्टीरिया यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, हम कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड लाइक KMnO4 और K2Cr2O7 से इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं और उसके लिए जो ऑक्सीजन लगेगी दैट इज केमिकल ऑक्सीजन। अब देखो BOD और BOD और COD अगर ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ कि इस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, और अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ऐसा वाटर हमारी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सूटेबल नहीं है। क्लीन वाटर कब होता है? जब pp5 ppm से कम है, और अगर 17 ppm से इससे ज्यादा है तो फिर वो पॉल्यूटेड है। द अमाउंट ऑफ BOD इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन बायोलॉजिकली। क्या आपको BOD क्लियर है? क्या आपको BOD समझ में आ गया है? यस यस। देखो बैक्टीरिया है वो तो पॉल्यूट करेगा ही, है ना। वाटर, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी हैं। जैसे गंगा के पानी में कहते हैं ना बहुत हॉली वाटर, उसमें क्या है कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इस पर्पज के लिए तो यूजफुल है। लेकिन अगर समझो वही बैक्टीरिया हमारे अंदर जाए तो हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना रहे। एक ही पर्टिकुलर बैक्टीरिया कभी यूजफुल भी हो सकता है और वो यूजफुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर जगह पे यूजफुल हो सकता है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर हम कहते हैं ना कि दही खाना चाहिए, दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन को सही करते हैं, ठीक है, तो वो यूजफुल है वहां पे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टेन है, जैसे दही अगर मतलब खराब दही है तो उसमें डिफरेंट स्टेन होंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। क्लियर है? सर्टेन स्टेन ऑफ बैक्टीरिया यूजफुल है, कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं भी है। क्लियर है? क्या तुम्हें अपना आंसर मिल गया है? चल सकते हैं आगे? ओके। केमिकल पॉल्यूटेंट में क्लेंजिंग एजेंट हैं बहुत सारे। देखो क्या करते हैं लोग, तालाब के किनारे या नदियों के किनारे जाके कपड़े धो रहे हैं, धोबी है ना, वहां कपड़े धो रहे हैं, वो डिटर्जेंट पूरा पानी में जा रहा है, और ऐसा डिटर्जेंट अगर पानी में जाएगा उसको कोई भी प्लांट, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब उस पानी को कंज्यूम करेंगे, वो केमिकल कंज्यूम करेंगे तो वो उनके लिए हार्मफुल है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखो अगर हम वाटर बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ाते गए, उसका BOD और CO2 बढ़ता गया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता गया, तो ये ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर बॉडी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगा, और उस ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा। इसीलिए आप देखो अगर कहीं पर सीवेज का पानी कुछ दिन तक रुका रहेगा ना, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी। या अगर कोई तालाब है
तालाब में हम गंदा पानी, शहर का गंदा पानी तालाब में डालते रहे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस वाटर बॉडी में जो बायोडाइवर्सिटी थी, उस बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट लॉस होगा। उसके अंदर रहने वाले एनिमल, प्लांट सब खत्म हो जाएगा, केवल ब्लू ग्रीन एल्गी बचेगी। और कुछ दिनों बाद वो वाटर बॉडी पूरा एक मार्सी दलदली एरिया में, दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस तरह से कंप्लीट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है तो यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रिफिकेशन इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बीओडी और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रीजन ऑफ यूट्रिफिकेशन इज इंक्रीज ऑफ बीओडी एंड सीओडी और इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी बनेगा। कंप्लीट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण कंप्लीट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। समझो एक तालाब है, पहले क्या था, बिल्कुल प्योर वाटर था, इसमें फिश भी हैं, प्लांट्स भी हैं। फिर ह्यूमन आए, यहां पे आकर के सीवेज वाटर डाला। जब सीवेज वाटर डाला, अभी क्या था, अगर थोड़ा बहुत ब्लू ग्रीन एल्गी बन भी रहा था तो मछलियां इसको खा लेती थी, मछलियां उनको खा करके उनके लिए न्यूट्रिएंट का काम करती। लेकिन जब हमने क्या किया, वाटर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डाला, तो ऑर्गेनिक जो घरों से निकलने वाला सीवेज है उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट हैं, और ये जो हैं इस ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए प्लांट्स का काम किए, इनके लिए न्यूट्रिएंट का काम किए। इनकी ग्रोथ तेजी से होने लगी। देखते ही देखते क्या होगा, पूरे अपर लेयर में ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगा। तो अब ब्लू ग्रीन एल्गी बनने के कारण क्या होगा, पहले क्या था, ऊपर कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन एयर के मॉलिक्यूल टकराते थे अपर लेयर में और वही एयर के मॉलिक्यूल अंदर भी आ जाते थे। अभी क्या हुआ, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी उसको यूज कर गया ऑर्गेनिक मैटर, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बची नहीं। ऊपर से जो आ सकती थी उसको ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आने दे रहा है। तो मछलियां अंदर थी, मरेंगी, और जब मछलियां मरेंगी धीरे धीरे उनका वो भी अमीनो एसिड प्रोटीन की बनी होंगी, वो भी सड़ेंगी, और उनके मरने के कारण जब वो डिकम्पोज होंगी तो अमोनिया, वो तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, प्रोटीन डिकम्पोज होगा, नाइट्रेट बनेगा, सल्फेट बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, और ये फिर से ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट, तो पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगा। नीचे पूरी मछलियां, प्लांट सब खत्म हो जाएंगे, पूरा ऊपर की पूरी तरफ क्या हो गया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी की लेयर बन जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट लॉस हुआ, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। फिर सर पार्डन, ओके। तो कोई भी प्लांट्स हैं, ठीक है, अगर उन प्लांट्स की एक्सेस ग्रोथ हो गई, अगर वो प्लांट्स एक्सेस ग्रोथ हो गए वाटर बॉडी के ऊपर, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं गया तो उसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो वो नहीं ले पाएंगे, तो उनके तो लॉस हो जाएगा। कुछ प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो तो डिस्ट्रॉय करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हो सकता है उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय ना करें, लेकिन अगर क्लियर वाटर बॉडी है तो वहां पर ज्यादा बिटर फिश और जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाए। आगे देखो, एज वी नो दैट वाटर इज एक्सलेंट सॉल्वेंट, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड हैवी मेटल such as cadmium, mercury, nickel constitute important class of pollutant. Okay, all these metals are dangerous to human because our body cannot excrete them. Over the time it crosses the tolerance limit. देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल को वाटर बॉडी में डालते रहे, धीरे धीरे उनका लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो गया, तो जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो ये हैवी मेटल्स अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर क्रिएट करेंगे। दीज मेटल्स कैन डैमेज किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखना जो इंडस्ट्रीज के पास, जहां पर इंडस्ट्रीज हैं उसके पास रहते हैं, अभी देखो हो क्या रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले लोग क्या करते हैं, पानी को नदियों में डाल देते हैं
और नदियों में वही वाला पानी किसान यूज करते हैं, गंदा पानी एकदम। यमुना के किनारे अगर आप देखोगे ना तो बहुत जो सब्जियां निकलती हैं तो वो बहुत देखने में बहुत ग्रीन लगती हैं, है ना, बहुत हेल्दी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है उसमें बहुत सारे, एक्चुअल वाटर तो है नहीं उसमें, तो बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट भी हैं, लेकिन प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ उसमें हैवी मेटल भी हैं। और ऐसी सब्जियां जब आप खाओगे, आपने वो पानी यूज नहीं किया लेकिन आपने वो वेजिटेबल्स यूज की ना, तो उसके अंदर मेटल्स प्रेजेंट, हैवी मेटल्स, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है? तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर, इनको अफेक्ट कर रहे हैं। Acids like sulfuric acid from mine drainage and salt from many different sources include raw salt used to melt snow and ice in the colder climates are water soluble chemical pollutants. देखो बहुत सारी जगह क्या करते हैं, NaCl को यूज करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए, जहाँ पे कोल्ड वेदर्स में। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम में एसिड डाल देते हैं, है ना। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है घरों में क्लीनिंग के लिए, एसिड की बॉटल लाके उड़ाल दो। अब आपने सोचा वो कहाँ जा रहा है वो, अगर देखो वो वाटर, वो आपके घर से निकल के एसिड कहीं ना कहीं जाके ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा होगा। ड्रेनेज सिस्टम की एक कैपेसिटी है, वहां से भी पानी निकलता है, और वो पानी अल्टीमेटली जाकर किसी न किसी वाटर बॉडी में मिलता है, और जब वो वाटर बॉडी में मिलता है तो उस वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देता है। तो ये सभी वाटर बॉडी को कन्वर्ट कर देंगे इसमें, मार्सी एरिया में, दलदल में। उसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स भी हैं, जैसे मेटल्स भी हैं और कुछ आयंस और भी हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे फ्लोराइड। अगर आप गांवों में जाएंगे ना, कुछ हैंडपंप, आपको हैंडपंप समझते हो, ठीक है ना, कुछ ऐसे हैंडपंप होते हैं जो रेड कलर से पेंट कर दिए जाते हैं। तो वो अगर रेड कलर का पेंट है मतलब हमें वो पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड का अमाउंट काफी ज्यादा है। और अगर वो फ्लोराइड वाला, वो वॉशिंग पर्पज के लिए तो सही है, बट ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सही नहीं, उससे फ्लोरोसिस डिसीज हो जाती है। देखो, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन। अगर फ्लोराइड आयन की डिफिशियंसी है ड्रिंकिंग वाटर में तो भी इससे डिसीज होगी, और अगर ज्यादा है तो भी हार्मफुल है। The deficiency in drinking water is harmful and it's caused disease such as tooth decay. Soluble fluoride is often added to drinking water to bring concentration up to 1 ppm और 1 mg. तो इतना तक है, ये हमें चाहिए। लेकिन अगर कंसंट्रेशन एबव 2 ppm है तो इससे मोटिंग ऑफ टीथ होगा। एट द सेम टाइम एक्सेस फ्लोराइड ओवर 10 ppm cause harmful effect to bones, teeth and reported from some parts of राजस्थान। राजस्थान में देखा गया है, झाबुआ के आसपास भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह ऐसा है, हैंडपंप के कलर को रेड कर दिया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड अगर ज्यादा है, कमी है तो भी प्रॉब्लम है, एक्सेस में है तो भी प्रॉब्लम है। लेड, अगर ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड है लेड से, लेड क्या है, लेड से कंटामिनेशन होने का रीजन क्या है, पुराने टाइम में लेड की जो पाइप्स होती, जो पाइप्स है जिनसे पानी आ रहा है, उनमें अगर लेड प्रेजेंट है तो वो धीरे धीरे किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। तो ऐसा वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा। अगर 50 ppb से ज्यादा है देन यो पीने के लायक नहीं होगा। इससे किडनी, लिवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसीजेस हो सकती हैं। सल्फेट्स अगर 500 ppm से ज्यादा है तो लैक्सेटिव इफेक्ट होगा, अदरवाइज इट मॉडरेट लेवल हार्मलेस है। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो हार्मफुल है, लिमिट तक है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत। नाइट्रेट्स, अगर नाइट्रेट मैक्सिमम लिमिट नाइट्रेट की है 50 ppm, अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रेट है ड्रिंकिंग वाटर में तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इसको मीथो हीमोग्लोबिन मीथो मेथ हीमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसका कलर जो है ना ब्लू कलर का हो जाता है, इस हीमोग्लोबिन का कलर चेंज हो जाता है, तो नाइट्रेट के प्रेजेंट होने के कारण होता है। लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब हार्मफुल इफेक्ट है उससे ज्यादा।
ये इनकी परमिसिबल लिमिट है। आयरन 0.02, मैग्नीज 0.5, एल्युमिनियम 0.2, कॉपर 3.0, पीपीएम जिंक 5.0, कैडमियम 0.05। हाँ। बहुत अच्छा है। अगर ये देखो, फ्लोराइड कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स वाटर में होने चाहिए, ठीक है, अगर ये नहीं है तब तो बहुत अच्छा है। कुछ मिनरल्स हैं जो वाटर में होने चाहिए, लेकिन हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए। कुछ भी नहीं, प्योर 100% वाटर। तो हाँ, 100% डिस्टिल वाटर है। अगर डिस्टिल वाटर पी लोगे तो क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर से सॉल्ट निकाल लेगा। तो 100% डिस्टिल वाटर ले लोगे तो यूरिन के थ्रू तुम्हारी बॉडी में जो सॉल्ट डिपॉजिटेड हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो तुम्हें सॉल्ट की डिफिशियंसी। भाई देखो, वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्ट, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना, या चलो सिंपल सी बात है, केमिकल पोटेंशियल पढ़ा होगा ना। देखो, आसान भाषा में, अगर तुमने 100% प्योर वाटर ले लिया तो अभी तुम्हारी तुमने जो वाटर लिया अगर उसमें ऑलरेडी सॉल्ट्स हैं तो वो क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी के सॉल्ट नहीं निकालेगा। प्योर वाटर लोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उनको वाटर निकाल लेगा, तो तुम्हारे बॉडी में उन सॉल्ट्स की डिफिशियंसी। ठीक है, इसीलिए 100% डिस्टिल वाटर नहीं लेना। इसीलिए बहुत सारे लोग, जैसे अभी ना आरओ का बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग आरओ बहुत यूज कर रहे हैं, आरओ वाटर। अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आरओ वाटर के भी ड्रॉबैक्स हैं, वो भी उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका टीडीएस लोग बहुत कम कर लेते हैं। इतना कम टीडीएस कर लेते हैं कि सॉल्ट पूरी तरह से ही निकल जाते हैं, ऑप्टिमम टीडीएस वाला। इसीलिए घर में जैसे 100 टीडीएस का, जैसे ट्यूबवेल का जो पानी है उसमें कई बार 500 से 600 टीडीएस वाटर होता है। तो हमें पीना, अगर ऐसा पानी पियोगे खारा लगेगा, है ना, खारा पानी समझते हो ना, खारा पानी। तो पीने के लिए ऑप्टिमम 50, 60, 80 पीपीएम तक या 100 पीपीएम तक है ना, अगर टीडीएस उसका 100 है तो वो पानी पीने के लिए सही है। अगर तुम 20, 30 टीडीएस वाटर लेते हो तो मीठा तो लगेगा तुम्हें, बट वो फिर सॉल्ट की कमी कर देगा बॉडी। घर में तुम्हारे यहाँ आरओ लगा होगा ना। आरओ का जो टीडीएस होता है, टीडीएस मेजर करता है वो आरओ वाला, उसको बहुत कम टीडीएस मत करवाओ, 80 या 100 आके आसपास रखो। हाँ, मिनरल वाटर पी लो, बिस्लेरी, डेली थोड़ी पी सकते हैं, हर जगह नहीं मिलेगा ना। उसमें बस सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कुछ सॉल्ट्स देख लिया पहले, तो जो हैवी मेटल्स है उनको रिमूव कर देते हैं। सिंपल देखो, वो जो एक ऑप्टिमम टीडीएस मेंटेन करते हैं बस। सी वाटर अब वो अलग अलग हो सकता है, NaCl बहुत ज्यादा होता है, तो अब वो तो देखना पड़ेगा कितना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सैंपल्स की हो सकता है कहीं पे टीडीएस बहुत हाई हो, पर ज्यादातर वहां पे NaCl के कारण आता है, NaCl बहुत हाई अमाउंट में। हाँ, इसका कौन सा, रेन वाटर का। रेन वाटर भी जब अपर एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, वो गैसेस, मतलब रेन वाटर पीने के लिए सही नहीं है, सीधी सी बात ये है। रेन वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं यूज करना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो उसमें डिजोल्व हो रही हैं। इसको हाँ पी सकते हैं, कोई दिक्कत, कौन सा वाटर है लेकिन। हाँ, बॉईल करके पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो वाटर के अंदर बॉईल करोगे तो उससे सॉल्ट्स तो डिकम्पोज होंगे नहीं, माइक्रो बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाएंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम तो, मछलियों की जरूरत होती है, तुम तो बॉइल्ड वाटर पी सकते हो। बिल्कुल हार्मफुल, बहुत अच्छा है बॉइल्ड वाटर पी। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड ये ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड होते हैं, NaClO3, NaSO3। हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब्स को, क्या होता था कि जैसे गाजर घास सुना है आप लोगों ने, कोई है जो एग्रीकल्चर के बारे में किसी को कुछ पता हो।
गाजर घास पता है क्या होता है? अच्छा देखो, जब किसान खेती करते हैं ना एग्रीकल्चर में, जैसे मान लो गेहूं लगाया है, तो वहां पे केवल गेहूं नहीं होता है, उसके साथ कुछ खरपतवार भी हो जाती हैं। खरपतवार समझते हो क्या? हर्ब्स। तो वो उन हर्ब्स को, कि केवल गेहूं की उत्पाद हो, बाकी जो न्यूट्रि, जैसे मान लो अगर गेहूं के साथ चारा भी है, तो हम क्या चाहेंगे कि चारा हर्ब्स निकल जाए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वो गेहूं के अलावा उसको भी शेयर करेंगे। तो वहां पर यूज किए जाते हैं हर्बिसाइड्स, जो बाकी प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। बट ये हर्बिसाइड्स की भी प्रॉब्लम क्या है, अगर बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे तो ये भी वाटर हमारे फूड सिस्टम में आ जाएंगे। तो इसीलिए इनका यूज कंट्रोल करना चाहिए। और आगे आप देखेंगे कि हम यूज कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें हम इसके अल्टरनेटिव को देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट देखें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं? जैसे जो कॉटन मिल से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, पेपर मिल से और टेक्सटाइल फैक्ट्री से मिलती हैं, ये कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल, अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होंगे? जो थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, जैसे डस्ट, फ्लाई एश, जैसे कोटा है ना, कोटा में क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे लोगों को ना इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे कोटा में थर्मल पावर प्लांट है, तो एस निकलती है, फ्लाई एस। तो फ्लाई एस के कारण बहुत सारे लोगों को अस्थमा की या लंग से रिलेटेड बीमारियां होती है। जहां कहीं पर भी थर्मल प्लांट्स है, वहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। नॉन बायो इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट से, ब्लास्ट फर्नेस से, स्लैज और मेल्टिंग स्लैज से, जहां कहीं पर भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से धुआं निकल रहा है, और ये भी कैसा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सभी को पता होगा, एक बकेट में सूखा कचरा और एक बकेट में गीला कचरा। कैसे, हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन करने को कम करने के लिए? वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री। देखो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, हम केमिस्ट्री का इस तरह से यूज करें
एक बार अर्थ की सरफेस पर, एक बार माउंटेन्स पे। चाय बनाना कहाँ डिफिकल्ट होगा? माउंटेन्स। कैसे? माउंटेन्स पे भाई चाय बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जैसे मान लो आपको चावल बनाना है, तो केवल पानी डाल के चावल को धूप में रख दें या कि 10 घंटे के लिए रखे रहने दें, तो क्या चावल बन जाएगा? चावल कुक करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब बॉयल, वाटर बॉयल कब करेगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लो अभी अगर देखें तो वेपर प्रेशर अर्थ के सरफेस पर 1 atm है, तो हमें बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था चाय पकाने के लिए। मान लो मैं अपनी केतली लेके माउंटेन्स पे चला गया, अब इतनी हाइट पे मैं चला गया हूं कि वहां पर प्रेशर 0.5 atm ही है, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस हीट करने से पहले ही हो सकता है कि 60 या 50 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही ये वाटर बॉईल करने लगे। तो 35 डिग्री सेल्सियस वाटर तो बॉईल करेगा, लेकिन उस टेम्परेचर पर कुकिंग होगी क्या? टेम्परेचर पर कुकिंग नहीं होगी। इसीलिए प्रेशर कुकर में कुकिंग करना ज्यादा आसान है ओपन कुकर के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जब बंद कर देंगे तो उसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm की जगह 2 या 3 atm हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी लिक्विड बॉयल, हम लिक्विड को अपने हिसाब से बॉयल कर सकते हैं। अगर मैं वैक्यूम पंप